नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि रदरफोर्ड ने क्या मॉडल सजेस्ट किया एक एटम का। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल जो इन्होंने दिया उसका ड्रॉबैक क्या था, क्यों उनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगी कि किसी भी थ्योरी को या किसी भी मॉडल को डिस्कार्ड करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि वो निल हो गई है। इसका मतलब ये है कि कुछ एक आध सवाल ऐसे पूछे गए जिसका जवाब ये नहीं दे पाए और उसके बाद किसी और ने अपनी थ्योरी दी। ठीक है, चलिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक आज हम जानने वाले हैं। देखिए, ये ड्रॉबैक समझने से पहले कुछ चीजें आपको समझना जरूरी है। पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक, ये और एक्सेलरेटेड, इन तीनों को पहले समझिए ताकि आपको थ्योरी बेहतर तरीके से समझ में आए। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, एक प्रोटॉन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे ऑपोजिट चार्ज है और दोनों ही चार्ज पार्टिकल कहलाए जाएंगे। मतलब जिस पे चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव वो चार्ज होता है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम सिर्फ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल हो गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका क्या मतलब होता है। मान लीजिए कि चार्जेस में मूवमेंट है तो उनके बीच में अट्रैक्शन तो रहेगा ही, लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ याद रखिए कि रदरफोर्ड ने कहा था कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है। याद रखिए कि रदरफोर्ड ने जब तक अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तब तक न्यूट्रॉन पिक्चर में नहीं था। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। अब इन्होंने कहा कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन कोई अगर मूवमेंट में है तो वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ ही जाएगा। ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हमने बात समझ ली। तीसरा वर्ड है एक्सेलरेटेड। आप जब स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अगर आप छोटी उम्र के हैं तो नहीं चलानी चाहिए, तो उसमें आप एक्सेलरेट करते हैं ना, एक्सेलरेशन देते हैं यानी स्पीड बढ़ाते हैं। तो कोई भी चीज़ जो मूवमेंट में होती है तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ क्या है कि एक्सेलरेशन बदलता है, टाइम के साथ साथ बदलता है। मान लीजिए आप सुबह पार्क में दौड़ लगाने गए तो शुरुआत में आपकी स्पीड बढ़िया है, आप जोश जोश में भाग लिए, धीरे धीरे आपकी स्पीड कम होगी और फिर आखिर में आप रुक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि बैठ ही जाएं। तो यानी आपकी स्पीड का जो मूवमेंट है वो पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया, समय के साथ साथ बदल गया। तो एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ वेलोसिटी जो है इसकी स्पीड टाइम के साथ साथ बदल रही है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, यही कहा था ना रदरफोर्ड ने कि प्रोटॉन तो बीच में है, बहुत छोटा है न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूक्लियस बहुत डेंस है और आउटर एक सर्कुलर पाथ है जिसको इन्होंने ऑर्बिट भी कहा, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है ना, तो रिवॉल्व कर रहा है अगर सर्कुलर पाथ में, इसका मतलब कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो उसमें से कुछ एनर्जी रेडिएट होती है। यहाँ रेडिएट का मतलब है कि उसकी कुछ एनर्जी खो जाती है, वो अपनी कुछ एनर्जी लूज कर देता है। जैसे आप राउंड लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं और धीरे धीरे आपने ये रियलाइज़ किया कि आपकी एनर्जी कम होती जा रही है और आप रुक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं रुकने की बात नहीं बता रही हूँ, यहाँ सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि एक्सेलरेशन अगर सर्कुलर पाथ में है तो सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेट करेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो जैसे जैसे वो मूवमेंट करेगा उसकी स्पीड में तो डेफिनेटली वेरिएशन आएगा ही, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन वो कुछ एनर्जी भी रेडिएट करेगा, यानी एनर्जी उसकी लूज होगी। अगर आपको ये तीन चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब आपको थ्योरी समझना थोड़ा सा आसान होगा। चलिए अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक की कि इन्होंने कहा क्या। याद रखिए, इन्होंने कहा था एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में या फिर ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा होता है।
अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यानी कि एनर्जी भी रेडिएट करता है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि न्यूक्लियस तो अपनी ही जगह है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, तो इसके एनर्जी लूज करने की वजह से वो सीधे एक टाइम ऐसा आएगा जब न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएगा। न्यूक्लियस से क्यों कोलैप्स करेगा? क्योंकि न्यूक्लियस में है प्रोटॉन, और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी रेडिएट हो रही है। यहाँ किताब में एक वर्ड आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। यहाँ रेडिएशन वो रेडिएशन नहीं है, रेडिएशन यहाँ इसका मतलब है कि एनर्जी लूज की, RADION रेडिएशन, ठीक है। वेल, तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और इसकी वजह से एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब वो कोलैप्स कर जाएगा। ये बात रदरफोर्ड ने नहीं बोली थी, ये बात तो इनके बाद जो साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने इनके एटम के मॉडल को पढ़ा, उन्होंने कहा कि भैया तुमने कहा है सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, अब सर्कुलर पाथ में अगर मूवमेंट हो रहा है तब तो फिर रेडिएट करेगा एनर्जी, और रेडिएट करेगा तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएगा, और कोलैप्स कर जाएगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि एटम हो जाएगा अनस्टेबल, और आप जानते हैं कि एटम तो अनस्टेबल नहीं होता है, एटम तो स्टेबल ही होता है, ठीक है ना। ये तो अब आप नील बोर्स ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, हमारे आसपास कितनी सारी चीजें हैं, किसी में बर्स्ट होते देखा है आपने कभी? सब कुछ स्टेबल रहता है, राइट। मैं न्यूक्लियर की तरफ नहीं जा रही हूँ, सिंपल केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। तो ये जब इनसे पूछा गया कि भैया तुमने जो एटॉमिक मॉडल बताया है उसमें जो तुमने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात की है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होगा, तो फिर तो ये सिचुएशन बननी चाहिए, तो ये कोलैप्स हो जाना चाहिए। तो भैया रदरफोर्ड ये बता दो कि तुम्हारा जो एटम है वो स्टेबल कैसे है? रदरफोर्ड इस बात का जवाब नहीं दे पाए, और यही बन गया इनकी थ्योरी का ड्रॉबैक। वेल, ओके, फाइन, ठीक है, चलिए। तो ये था बेसिकली ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आएगा। अब आएंगे पिक्चर में नील बोर्स। और देखो एक बात याद रखिए कि रदरफोर्ड ने एक थ्योरी दी, तो ज़रूरी नहीं इनसे बिल्कुल अलहदा कोई साइंटिस्ट आके अपनी एक थ्योरी बना देगा। कई बार इनके साथ मिलके भी, पुराने साइंटिस्ट के साथ मिलके कोलैबोरेशन में भी काम कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था नील बोर्स जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी 1913 में। उनकी थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिलहाल आप ये पढ़ लीजिए, दोबारा से याद कर लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है? जब चार्ज पार्टिकल एस्केलरेशन मूवमेंट में होते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैंने आपको जो बताया कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के डेवलप होने की वजह से इस और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो था ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी पिक्चर में आ गया। सर्कुलर पाथ है, एस्केलरेशन होगा, एनर्जी रेडिएट होगी, कोलैप्स हो जाएगा। इसका जवाब नहीं दे पाए। अल्टीमेटली जो हमने समझाया उसी को अभी मैंने आपको 2 लाइनों में रिपीट किया। ये है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। डाउट पूछेंगे तो भैया सुखी ही रहेंगे, डाउट नहीं पूछेंगे तो उसको कैरी करते हुए आगे तक जाएंगे। तो डाउट पूछ लेने में कोई बुराई नहीं है। वेल, आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आपकी जय हो, ऐसा काम करिए, और बाकी निश्चिंत रहिए। अच्छा सोचेंगे ना, अच्छा ही होगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।